हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वह चीज जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। सैंपल पेपर है हमारे पास में टर्म 2 एग्जाम के लिए। जी हाँ, तो सोशल साइंस का टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है आपका, अब मैं बता सकता हूं कि वो कैसा होगा। देखिए, बड़ी अटकलें थी इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, पूरा देश जो था वो विभाजित था इस चीज पर कि ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। अब बेसिकली हमें सैंपल पेपर जब सीबीएसई ने रिलीज कर दिया ना, तो एक चीज की क्लैरिटी मिल गई है। सीबीएसई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, टीचर्स ने भी, बच्चों ने भी, सभी ने। क्या कि अब हमें पढ़ना है, पेपर डिस्क्रिप्टिव लिख के आना है आज की तारीख में। ठीक है, आज की तारीख में। आगे गॉड नोस क्या होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीजें बदल सकती है, लेकिन अभी अब हम मान लें और मान के दौड़ लगाना चालू करें थे किस तरफ, जिस तरफ हमें जाना है। किस तरफ जाना है? टर्म 2 एग्जाम में जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है उस तरफ। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्लियर हुआ? इतनी कहानी ध्यान रखना है। तो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, ठीक है, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा इतना है कि आपको मैं बता दूं कि सैंपल पेपर कैसा आने वाला है आपका। ठीक है, सैंपल पेपर जैसा आने वाला है वैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा। तो बेसिकली हम ये एनालाइज कर ले कि पेपर कैसा आने वाला है। दूसरी चीज, सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो सॉल्यूशंस भी मैं आपको दे देता हूं। सॉल्यूशंस भी मैं आपको दे देता हूं। तो देखो, काफी सारे लोगों ने आप पढ़ चुके होंगे, काफी सारे लोग अभी इंतजार में थे, तो बिलीव मी पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे उसे भी, वो भी सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। काम बहुत सारा है, ठीक है, फटाफट करते हैं। तो ये वीडियो भी थोड़ा आपको लेट मिल रहा है। ठीक है, सेशन का जो टाइम दिया था उससे लेट हो गया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, खैर देर आए दुरुस्त आए। अब यहां पर जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट होता है, इस जनरल इंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरल इंस्ट्रक्शंस वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, कतई नहीं करना है। तो दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बेसिकली ये बता देता है कि पूरी रूपरेखा क्या है। रूपरेखा ये है, जैसे आपने टर्म 1 एग्जाम में आपको पता था कि आपको एग्जाम हॉल में 2 घंटे बैठना है, नहीं 1.5 घंटे ही बैठना था, शायद 90 मिनट्स ही मैक्सिमम थे ना। तो अभी तो दे के आए सर, कैसे भूल सकते हैं टर्म 1। तो वहां पे क्या है, एग्जाम हॉल में आपको 2 घंटे बैठना है, 2 आवर का आपका एग्जाम होने वाला है, और नंबर जो है वो 40 नंबर है। ठीक है, नंबर 40 है, क्वेश्चन कितने, ये सारी चीजें मैं आपको भी बता दूंगा और आगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली बताया गया है कि ABCDE 5 सेक्शन है, सारे क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, सेक्शन ए जो होगा आपका, तो उसमें 1 से 5 तक के क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, 40 नंबर में लिखना है, 40 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 6 से 8 मतलब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 3 क्वेश्चन जो है 3 नंबर कैरी करेंगे ये। ठीक है, तो 9 नंबर के क्वेश्चन यहां पे आपके आ गए, 9 नंबर के क्वेश्चन आपके यहां पे आ गए हैं। ठीक है, 80 वर्ड्स में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ना आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है, तो वो क्या है, 5 नंबर कैरी करता है। तो ये 10 नंबर का आपका सेक्शन सी हो गया। अब फिर डी जो है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं सेक्शन डी में, 11, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, तो अगर मेरी नजरों से देखोगे ना, तो आपको ये 12 क्वेश्चन करना है, 40 मिनट में करना है। समझ लेना, आप 12 क्वेश्चन करना है, 40 मिनट में करना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस यहां पे बहुत मैटर रखती है। 40 मिनट में नहीं, 12 क्वेश्चन करना है 40 मार्क्स के लिए, और 2 घंटे में करना है। 40 मिनट नहीं, 120 मिनट में करना है, 2 घंटे में करना है। तो यहां पे स्पीड जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो लिखना चालू कर देना, क्योंकि हथियारों पे जंग लग चुकी होगी। पिछले 2 सालों से शायद आपने दिल से कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पता नहीं दिया कि नहीं दिया, ऑनलाइन दिया हो तो उसकी हकीकत जानते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जो ये पॉइंटर्स बताते चल रहा हूं ना, इनको अपने दिमाग में कहीं लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये प्रिपरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ थिंग कि हम एक दिन में कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस, रेगुलरली हम करते जाते हैं, रेगुलरली हम सीखते जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो गया आपका, सेक्शन ABCDE, डी तक बता दिया। और ई जो है, सेक्शन ई जो होगा आपका, वो क्या होगा, खुद दिमाग लगाओ। जैसे लंच के बाद, डिनर के बाद, जब भी आप खाना खाते हैं, खाने के बाद में जब तक सौंफ और शक्कर ना मिले तो अधूरा सा लगता है ना। वैसे ही ये SST की कहानी है कि जिसमें अगर मैप वर्क ना हो तो पेपर अधूरा सा है। ठीक है, तो मैप वर्क जो है सेक्शन ई में आने वाला है, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से ही मैप वर्क रहने वाला है। टर्म 1 में बच गए थे, हिस्ट्री से कोई मैप वर्क नहीं था, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री का भी मैप वर्क है और ज्योग्राफी का भी मैप वर्क है। पढ़ेंगे, ऐसे भी करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखना कि देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। ओवरऑल चॉइस नहीं है। ठीक है, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन गिवन। इंटरनल चॉइस क्वेश्चन के अंदर रहेगी, ओवरऑल चॉइस कोई नहीं मिलने वाली आपको क्वेश्चन में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे टर्म 1 में क्या था ना कि 24 में से 20 कर लो जो आ रहे हैं सबसे बढ़िया, लेकिन यहां वैसा नहीं है। यहां आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
सारे ही करना है। ये हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 9 में 2 ऑप्शन दे दिए हो, या तो ये कर लो या फिर और में कर लो, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। अब सुनो मेरे साथ जरा 2 मिनट। क्या सुनो 2 मिनट के लिए, मैं आपको एक बार बता देता हूं मोटा मोटी क्या पूरी कहानी है, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं। तो यहां देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि 120 मिनट्स मिलने वाले हैं आपके पास, ठीक है। 120 मिनट्स जो है मतलब 2 घंटे जो है, 2 आवर्स जो है, तो 2 आवर्स का पूरा गेम होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, जैसा सैंपल पेपर उस हिसाब से। और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे ना, तो मैक्सिमम मार्क्स 40 ला सकते हो। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर हम तो 44 ला के दिखाएंगे, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हो सकता है अगर आप मेहनत ज्यादा करोगे तो। क्लियर, जोक्स अपार्ट। अब अगर यहां पे जैसे अगर हम देखते हैं ना, तो सेक्शन जो है हमारे, सेक्शन कौन कौन से हमारे पास में, ठीक, तो सेक्शन ए, अब सारे सेक्शन ऐसे ही लिख लिया जाए, तो ए बी सी डी और ई, ये 5 सेक्शन है आपके। सेक्शन ए जो है तो ये 2 मार्क्स वाला सेक्शन होगा, 2 मार्क्स वाला सेक्शन होगा, 40 नंबर में लिखना सारा डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव जिनको बहुत ज्यादा पसंद थे ना, तो आप लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ठीक है। पेपर में ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, मैप वर्क ही है ऑब्जेक्टिव के नाम पे बस, ठीक है। तो वहां पे क्या है, थोड़ा ध्यान रखना कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है। डिस्क्रिप्टिव कुछ 1 मार्क्स में भी है, जैसे केस बेस्ड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जैसे देखोगे आप, तो क्या है, सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव ही है, पेपर लिखना ही है, तो लिखने की आदत डाल लेना। अब ये कितना हो गया, 2 नंबर का, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक, तो मतलब कितना हो गया, 10 मार्क्स का यहाँ पे आपको 10 मार्क्स यहां मिल गए। फिर क्या है, फिर उसके बाद अगला देखोगे तो सेक्शन बी जो है ना आपका, सेक्शन बी कितने नंबर का आएगा, सेक्शन बी जो आएगा आपका वो आएगा 2 हो गया, ये 3 नंबर का, ठीक है, 3 मार्क्स 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर में क्या चाहिए, 1 से 5 हो गया, 1 से 5 के बाद में 6 7 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसीलिए लिखवा रहा हूं कि आपको आसानी रहे। तो ये 9 नंबर आपके यहां आ गए, ठीक है, 9 नंबर यहां आ गए आपके। फिर क्या है, ये सेक्शन ये वाला जो है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर सी जो है ना, क्वेश्चन नंबर मतलब सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है, तो 9 और 10 आपका कितने नंबर का हो गया, ये हो गया 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर। तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, राइटिंग गंदी आ रही है, ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। और डी जो है, तो डी केस बेस्ड रहेगा। सुनो, सीबीएसई ने चीख चीख के बताया था इस बार क्या, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, ये वही चीज है। इसमें पैराग्राफ रहेगा, आपकी बुक के ही पैराग्राफ है, जैसे सैंपल पेपर में जो दिया गया है उस हिसाब से अगर देखोगे, पैराग्राफ बुक के ही है, लेकिन उन्हें पढ़ने पे ऐसा लगता है इसका आंसर कहां मिलेगा, तो वो थोड़ा एनालिटिकल होगा, एनालाइज करके करना बनेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सेक्शन डी जो है ना, ये सेक्शन डी 4 नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 2 पैसेज टाइप रहेंगे, उनमें से आपको एनालाइज करके करना है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 यहां आ गया आपका, 11 12 आ गया, तो ये 8 नंबर यहां हो गए आपके, 8 नंबर यहां हो गए। अब बच कितने रहे, देखो 10 10 20, 20 और 9 29, ठीक है, 29 हो गया, 29 और 8, 29 और 8 कितना हो गया, 29 और 8 37, 3 नंबर बच रहे ना, तो वो 3 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 13 में लिख लेना। 13 के अंदर सब पार्ट्स होंगे, ये 3 मार्क्स का आपका मैप वर्क आने वाला है, ठीक है, ये मैप वर्क, तो ये मैप हो गया, मैप, और ये 3 मार्क्स हो गए आपके, तो 40 हो गए, पूरा हिसाब किताब बराबर, ठीक है। ये 40 नंबर आपका लक्ष्य क्या है, अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख, तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए बस, क्या, कि आपको ये 40 नंबर जो है वो पके पकाए अपने लेके आना है। आगे ना समझ में, तो ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। इंटरनल चॉइस होगी क्वेश्चंस में, लेकिन कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, समझ में आ गया। तो इस शुरुआत के जो 5-10 मिनट मैंने आपको आपके साथ बिताए हैं, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप एनालाइज करो कि आखिरकार पेपर है कैसा। इजी है ना, पैटर्न इजी है। तो जिस तरह से टर्म 1 का आपको पैटर्न पता था कि हाँ 24 क्वेश्चन में से शुरुआत में 20 करके आना है, फिर 24 में से 20 करके आना है, क्लियर, तो वैसे आपको एक पैटर्न क्लियर हो गया है। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज जो मैंने बोला, क्या है, थंबनेल पे आपने देखा डिटेल एनालिसिस भी है, एनालिसिस हमने देख लिया क्या है। अब उसी के साथ साथ हम इसके सॉल्यूशंस भी निकाल लेते हैं। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर सॉल्यूशन निकालने में आपको मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आप आंसर देखोगे कि मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर पढ़ा नहीं है तो भी मैं आपको आंसर्स बताते चलता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करते चलूंगा, लेकिन ध्यान रखना पढ़ना सारे चैप्टर्स हैं, मिलके तैयारी करेंगे, घबराना मत, हाथ पकड़ा है छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, बार बार बोला है मैंने। अब और उसके अलावा आपके मन में 1000 सवाल हो सकते हैं, सबके जवाब भी दूंगा मैं, क्लियर। तो अब देखो क्या है, सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए
आपका वेरी शॉर्ट आंसर होने वाला है, 2-2 नंबर के होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है। अब देखो 5 में थोड़ा सा मतलब वो ये सीबीएसई ने पहले क्लियर कर दिया कि वो थोड़ा सा बच्चे को एनालिटिकल कैपेबिलिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो एक बॉक्स दे दिया और क्वेश्चन थ्योरी में पूछ लिया है, ठीक है। तो वो बॉक्स आ गया, क्वेश्चन थ्योरी में पूछ लिया, कैसे बनेगा, तो अभी जब इसका सोल्यूशन लिखाऊंगा तब बनेगा वो, ठीक है। तो चलो देखो सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्डेड इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। क्लियर है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन में लेते चलता हूं। हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्डेड इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। अब एक और मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, सारे पॉइंट दिमाग में लिखते चलना। हाँ, क्या कि जब भी कोई भी क्वेश्चन देखो ना, तो उसका आंसर पता है नहीं पता है, सारी चीजों को एक तरफ रखना। सबसे पहली चीज जो करना है आपको ये करना है कि देखना है क्वेश्चन आया कहां से। आंख बंद करो और मन में विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आया कहां से। तो हिस्ट्री का एक ही चैप्टर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, चलो वहां से आया, वहां पे भी कहां से आया, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज वाला जो पार्ट है, तो उसमें हमने देखा कि हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है अलग अलग जगह, मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से अनफोल्ड होता है। तो टाउन्स और सिटीज में उसकी कहानी कुछ अलग रही, टाउन्स और सिटीज में उसकी जो कहानी कुछ अलग रही, वो क्या अलग रही, तो वहां पे बताया गया है कि क्या होता है कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिला था आपको, ठीक है। लिकर मतलब पिकेटेड, और जो फॉरेन क्लोथ्स वगैरह थे, इकोनॉमिक टर्म्स में बॉयकॉट किया गया था। ध्यान आ रहा है किसको, फॉरेन गुड्स को जो आ रहे थे कंट्री में, फॉरेन गुड्स का जो वैल्यू था वो लगभग आधा हो गया था, ठीक। तो इस तरह से आपको वो चीजें ध्यान रखना है। काउंसिल इलेक्शन जो थे वो बॉयकॉट कर दिए थे, लेकिन एक पार्टी थी, चलो एक होमवर्क देता हूं अगर जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया तो, ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है कि जिन लोगों ने इलेक्शंस, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन एक पार्टी थी जिसने बॉयकॉट नहीं किया था, उस पार्टी का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। क्लियर हुआ। तो अब एक चीज मैं बताता हूं, क्या कि सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन है सब 2-2 नंबर के हैं ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इतना नहीं लिख के आना है आपको। अगर आप बहुत पूरी जी जान लगा दोगे, पूरे शिद्दत से भी आंसर लिखोगे ना, नंबर 2 ही मिलना है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि जितने नंबर, माथा देख के तिलक करना सुना है आपने, तो जितने नंबर का क्वेश्चन है ना उतना ही लिखना है। ज्यादा लिख के आओगे तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर खुश होकर बोल देगा कि यार बच्चे के नंबर वहां कटे थे तो इस क्वेश्चन में ज्यादा देता हूं। इतना दयावान कोई नहीं होता है, ठीक है। द वर्ल्ड इज वेरी ब्रूटिश, ठीक है, नेस्टी, सब अपना फायदा देखते हैं। तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है क्या कि आपके सामने जो सवाल आएगा उस सवाल का जितना नंबर है ना उतने नंबर का ही लिख के आना, ज्यादा मत लिख के आना, क्योंकि आपका टाइम आपको वहां बचाना है, ठीक है बाबू। तो आपका टाइम आपको वहां बचाना है। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन दी सिटीज। क्लियर हुआ, ये लिख सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस, मेनी टीचर्स रिजाइंड, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक में बना के लिख सकते हो तो अच्छा लगे, कॉम्प्रिहेंसिव लगे, सुंदर लगे, ठीक है। तो ऐसे क्लब कर सकते हो पॉइंट, लेकिन आपको 2 पॉइंट में शॉर्ट एंड सिंपल रखना है और आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका आंसर भी समझ में आ गया। एनी 2 पॉइंट्स यू कैन राइट, ठीक है। और उसके अलावा जैसे ये आंसर कहां से ले रहा हूं मैंने जो आंसर उठाया ना, सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में ही दे दिया था, ठीक है। सीबीएसई ने सैंपल पेपर भी इशू करती है, मार्किंग स्कीम भी इशू करती है। तो मार्किंग स्कीम के आंसर लगाने का ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक आइडिया मिल जाए। और एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट की अगर बात की जाए, तो अगर इसमें आपको और कुछ रिलेवेंट लग रहा है तो वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन वैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव है कि इस तरह से मूवमेंट जो है वो अनफोल्ड होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्पेसिफिकली कहां, सिटीज और टाउन्स में। मिल गया आंसर। चलो, तो एक चीज अच्छी है कि आपको 12 ही क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करना है लिखने वाले, बाकी 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो मैप है, तो मैप वाला प्लॉट करने वाला चीज रहेगी, ठीक। तो समय जो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिखना है, 12 क्वेश्चन है, फटाफट कर सकते हो आप। आई बिलीव कि आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। अगला सवाल, व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड। चलो क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, आंसर आता है नहीं आता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले नैरो डाउन करो कि किधर से आया उठ के। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ज्योग्राफी का लास्ट वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आया। लास्ट वाले चैप्टर में भी जो लास्ट टॉपिक है आपका एकदम, कौन सा आखिरी वाला टॉपिक जो है, टूरिज्म एज ट्रेड वाला, तो वहां से ये क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठ के आया। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या है, तो आप टूरिज्म को ट्रेड की तरह क्यों कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ आएंगे तो यहाँ रहेंगे, पैसा खर्च करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि पैसा अपने देश में जाके खर्च करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि फॉरेन टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, और वो उधर उनके देश से रुपया लेके नहीं आएंगे, वो डॉलर लेके आएंगे, यहाँ एक्सचेंज करेंगे वो, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रेड ही हो गया, टूरिज्म इज अ ट्रेड, ठीक है। मेनी पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री,
बहुत सारे लोग डायरेक्टली एंगेज हैं, होटल वाले जो लोग हैं, पूरी होटल चेन जो है वो टूरिज्म से जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन वाले टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, गाइड्स जो है वो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अगर आप देखेंगे क्या हो गया, तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली एंगेज्ड हैं एंड और उनकी रोजी रोटी उस चीज पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से क्या है, टूरिज्म इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेड। टूरिज्म प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। टूरिज्म जो है वो क्या करता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो टूरिज्म प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट, ये पॉइंट भी सही है। टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म। तो ये पॉइंट है एनसीईआरटी का, लेकिन आप और भी कोई रेलेवेंट पॉइंट आपको जैसे लग रहा है तो क्या हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म आर मेडिकल इंडस्ट्री रिसीव्स फॉरेन पेशेंट्स। तो फॉरेन पेशेंट्स कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, ऐसा है कि वो आएंगे अपने देश में, खर्च करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपका जो कह सकते हैं पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, या फिर कह सकते हैं आपके इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वी रिसीव मेनी फॉरेन पेशेंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलाज रिलेटिवली सस्ता होता है दूसरे देशों की अपेक्षाकृत, ठीक है। तो ये हो गया व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड। आगे समझ में, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर भी बनेगा आपसे। अब अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम में डिफरेंशिएट करो। तो वन पार्टी सिस्टम क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे कंट्री क्या होती है, सिर्फ एक पार्टी अलाउ करती है, एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, ठीक है। एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, तो जैसे वन पार्टी टू पार्टी सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। क्या है कि वन पार्टी सिस्टम में आप जिस देखेंगे तो इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, टू पार्टी सिस्टम इज अ डेमोक्रेटिक, ये पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि 2 ही नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको क्या करना है, देखो यहां पे एक तरीका ये भी होता है, मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस आएंगे ना तो इस अप्रोच को हमेशा ध्यान में रखना। डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस में आपको इस अप्रोच को ध्यान में रखना है। जो बचपन में किया करते थे वो बचपन की चीज आज भी रिलेवेंट है क्या? अभी तो बचपन ही है आपका, तो बचपन कभी खत्म नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। और तो रिलेवेंट क्या है कि यहाँ पे आप वन पार्टी सिस्टम लिखना आपका, ठीक है, यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम लिखना, और पॉइंट्स जो इस तरह से 2 नंबर का है ना तो 2 पॉइंट इधर लिख दिए, 2 पॉइंट इधर लिख दिए। क्लियर हुआ? तो वन पार्टी सिस्टम क्या है, कंट्रीज वेयर ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। और टू पार्टी सिस्टम में कंट्रीज वेयर ओनली 2 मेन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस आर कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। क्लियर हो गया? तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम। लेट्स मूव अहेड। क्लियर हुआ? तो अब अगली चीज क्या देखो, अगली चीज ये रहा, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। 5 क्वेश्चन है, कोई मतलब ऐसा चॉइस नहीं है, ओवरऑल चॉइस नहीं है, 5 ही अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। तो स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सवाल का जवाब नहीं पूछ रहा, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहां से सवाल आया है, कहां से सवाल आया है? तो सवाल आया है मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर इकोनॉमिक्स से। वहां पे भी कहां से आया, तो वहां पे भी जैसे देखोगे तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया वाला जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक में जैसे अगर आप जाएंगे तो वहां पे बताया गया कि इनफॉर्मल सेक्टर का तो कोई माए बाप ही नहीं है, ठीक है, कोई रेगुलेट ही नहीं करता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर जो है, तो फॉर्मल सेक्टर का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। कौन रेगुलेट करता है और फॉर्मल सेक्टर को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्या रेगुलेट करता है, तो वो ये तय करता है क्या कि लैंडिंग जो हो वो सही इंटरेस्ट रेट पे हो, रूरल एरियाज में भी लैंडिंग मिले लोगों को, करेंसी जो है तो करेंसी जो होती है हमारी कंट्री की, मतलब देखो क्वेश्चन वहां से उठ के आया, लेकिन आप इसको मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला जो पार्ट है, तो जहां पे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी लिखा है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर एक पैराग्राफ में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि इंडियन कंट्री मतलब हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता इंडियन करेंसी को। क्यों? बिकॉज इट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दिस इज आल्सो द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर कहां से पूछा हो, लेकिन आप रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आया ना समझ में? तो ये पॉइंट लिख दो। आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स लिख दो। मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, ठीक है, कैश बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए। तो क्या है, हमने तो पैसे जमा कर दिए और बैंक ने उठा के पूरा का पूरा लोन दे दिया, अब हमारे पैसे लेने गए तो बैंक ने बोल दिया कि छुट्टी है, जाओ, सर्वर डाउन है, होता है ऐसा। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से कैश बैलेंस मेंटेन करें, कह सकते हैं, क्योंकि लोगों का वहां पे क्या है, पैसा रखा हुआ है ना, तो वो लोगों का पैसा जो रखा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो वो उस पैसे को, उस ट्रस्ट को मेंटेन करके रखे, ठीक है। द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव loans not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, ठीक है। small cultivators मतलब क्या है कि जो छोटे किसान हैं उन्हें भी लोन मिले, ऐसा ना हो कि सिर्फ बड़े ही लोगों को लोन मिलता रह जाए, वहीं तक सीमित रह जाए, ठीक। ये हो गया। तो अब ये हो गया 5वां जो क्वेश्चन है आपका। तो रीड द डेटा इन द गिवन टेबल बिलो एंड आंसर द
क्वेश्चंस दैट फॉलोज, तो अब ऐसा डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा 15 16 16 17 17 18 19 20, इस तरह से आपको ईयर्स दिए गए हैं। प्रोडक्शन इन टर्म्स दिया गया, किस चीज का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। फिनिश्ड स्टील इन इंडिया की अगर बात करें तो टोटल प्रोडक्शन यहां पे आपको दिया गया है। क्लियर हुआ? तो अब ये फिनिश्ड स्टील इन इंडिया का टोटल प्रोडक्शन जैसे अगर आप देखोगे तो 106.60, ठीक है, ये टन्स में, मिलियन टन्स में, ये पूरा वो दे दिया। अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहां से बढ़ा, यहां से बढ़ा, यहां से बढ़ा, और फिर क्या 2017-18 के बाद में 18-19 में गिर गया प्रोडक्शन, गिर गया ना, फिर 19-20 में थोड़ा सा रिकवर करना स्टार्ट किया। क्लियर हुआ? तो ये डेटा दिया गया, एक सिंपल डेटा दिया गया है। अब जैसे अगर आप यहां आगे बढ़ोगे तो अब क्या है, सवाल इस पे ये बन गया 5.1, मतलब क्वेश्चन को यहां पे क्या कर दिया, 2 नंबर का था सेक्शन 1, लेकिन बाइफरकेट कर दिया और एक एक नंबर में पूछ लिया है। तो कंपेयर, आप बोलोगे हाँ सर 1 नंबर के क्वेश्चन आ तो गए, आप तो बोल रहे थे आएंगे नहीं, लेकिन वो सेक्शन पूरा 2 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 5 2 नंबर का रहेगा, उसके अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए ऐसे, ठीक है। तो इसको 1 वर्ड में, 1 लाइन में लिख के खत्म कर सकते हो। कंपेयर 2015-16 एंड 2019-20 डेटा, ठीक है, गिवन and give any one reason for the reduction of production of steel in 2019-20, ठीक है। 2019-20 की अगर जैसे हम बात करें, ये रहा 2019-20 का डेटा, तो इसमें क्या है 2019-20 को अगर आप कंपेयर करोगे 17-18 से, तो क्या है यहां पे डिक्लाइन ही देखने को मिला है। तो वो पूछ रहे हैं कि कारण क्या हो सकता है। अब देखो, आप बोलोगे सर टेबल में तो कारण दिया ही नहीं, हम कहां से बताएं, तो ये आपने पढ़ा है, कहां पढ़ा है, कहां पढ़ा है, जरा ध्यान करो, ठीक है। तो आप जैसे अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उस चैप्टर में जैसे अगर आप देखेंगे, उस चैप्टर में आपको क्लियरली ये समझ में आएगा, मिट जाओ, कि वहां पे बताया गया अलग अलग तरह की इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपको ये देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला जो चैप्टर है ना, तो आयरन एंड स्टील वाला सेक्शन जो है, तो वहां पे जो आयरन एंड स्टील हैवी इंडस्ट्रीज वाला पार्ट है, वहां पे बताया गया है कि स्टील प्रोडक्शन जो है हमारी कंट्री में अगर रिड्यूस हो रहा है या फिर डिफिकल्टीज है, तो डिफिकल्टीज क्या हो सकती है स्टील प्रोडक्शन में, डिफिकल्टीज ये हो सकती है हाई कॉस्ट, ठीक है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस, और इन चैलेंजेस के कारण ही कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, प्रोडक्शन लो हुआ होगा। तो ये एक कारण है, ठीक है, समझ में आया, ये एक कारण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर जैसे, तो आगे बढ़ने पे हमें क्या मिल रहा है, why is production and consumption of steel considered as an index of country's development, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ स्टील की अगर हम बात करें, why is production and consumption of steel considered as an index of country's development। अब वो बॉक्स में कुछ नहीं दिया है, लेकिन सवाल पूछ लिया है, तो सवाल आपको चैप्टर से पूछा गया है, अगेन वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहीं से, कि स्टील का प्रोडक्शन कंट्री के डेवलपमेंट के इंडेक्स को कैसे दर्शाता है। जैसे चाइना में स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो हम बोलते हैं कि चाइना में डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, तो उसमें एक पॉइंट कुछ भी लिख सकते हो कि स्टील प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। तो ज्यादा रॉ मटेरियल मतलब क्या, ज्यादा फिनिश्ड गुड्स, ज्यादा फिनिश्ड गुड्स मतलब कंट्री की इकोनॉमी में ज्यादा पैसा, मतलब कंट्री मजबूत, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि इट इज एक्सप्लेनिंग द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, इट इज एक्सप्लेनिंग द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर इंश्योरिंग कंट्रीज ग्रोथ, ठीक है। स्टील जो है, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, वो एक मशीनरी प्रोवाइड करता है फॉर कंट्रीज ग्रोथ, ठीक है, कंट्री की ग्रोथ के लिए प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर इंश्योरिंग कंट्रीज ग्रोथ। क्लियर हुआ? तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स जो हैं आप वहां पे क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब सेक्शन बी आ गया, तो सेक्शन ए समझ में आ गया, पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में क्या देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 6, 7, 8 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 9 नंबर का ये सेक्शन है। मतलब क्या हो रहा है ना कि कहां 100 नंबर के पेपर की तैयारी किया करते थे और कहां 40 नंबर की, तो सेक्शन कितने नंबर का है, 9 नंबर का है, उस तरह से आ गया है। खैर आसान है, 2 घंटे में आपको करके आना है। तो अगेन आई एम बिलीविंग कि जिस तरह से आपने टर्म 1 में मेहनत करी थी, टर्म 2 में भी मेहनत करोगे, ठीक है, एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, आई बिलीव इन यू। तो व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। कहां से आया, मनी एंड क्रेडिट से। अब देखो ये और में है, तो आप 6 का लिखो आंसर, या फिर 6 के और वाले क्वेश्चन का लिखो, इट डजंट मैटर, बस मेंशन अच्छे से कर देना कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं एग्जाम में ना, तो ऐसे मेंशन करना कि आंसर नंबर 6, आपका आंसर नंबर 6 लिख रहे हैं आप। अगर आप आंसर नंबर 6 का और लिख रहे हैं तो आंसर नंबर 6 और यहां पे और लिखना और फिर उसका आंसर लिखना, ठीक है। चलो दोनों को समझते हैं, लेकिन अपन क्या है, व्हाई डू मोस्ट, ठीक है, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्या कारण हो सकता है, मतलब एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। चलो आगे ना समझ में यहाँ पे, तो 6 में ऑप्शन है आपके लिए, 6 में आपके लिए ऑप्शन है। तो अब यहां पे ये रहा सवाल,
Why do most of the rural households still remain dependent on the informal source of credit? तो 3 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर है, सेक्शन बी 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 पॉइंट। अब आपके मन में अगर एक डाउट है कि सर बस जितना आंसर स्कीम में पॉइंट दिया इतना पॉइंट लिख के आ जाए, नहीं, ये गलती मत करना। जैसे शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट में तो चलो वेरी शॉर्ट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट है और लॉन्ग आंसर है ना, तो उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज, ये आपने क्या कर दिया, एक हेडिंग दे दी और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन रूरल हाउसहोल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू बैंक्स इन दी रूरल एरियाज। और उन फ्यू बैंक्स में भी क्या होता है, पीपल यूजुअली फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड डू नॉट हैव द कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, और इसी कारण से क्या बैंक्स उन्हें लोन नहीं देती है। तो आपने क्या करा, उस 3 नंबर के क्वेश्चन में एक नंबर अपना ऐसा पकाया है कि अब कोई नंबर पे काट के दिखा दे कहीं, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, पॉइंट लिख के थोड़ा एक्सप्लेन कर देना जहां पे नंबर बढ़ता चले जाए। वही वाली बात है, माथा देख के तिलक करना है, ठीक है। अब पीपल इन रूरल एरिया फेस प्रॉब्लम विथ रिगार्ड्स टू डॉक्यूमेंटेशन, दिस कैन आल्सो बी अ पॉइंट, ठीक है। पीपल आर इलिटरेट एंड ड्यू टू विच दे लैक डॉक्यूमेंटेशन, दे मतलब एक तरह से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, मैंने मतलब चैप्टर को जैसे अगर आप समझोगे ना तो वहां पे आपको चीजें समझ में आएगी क्या, कि लोग जाना नहीं चाहते बैंक में रूरल एरियाज में, वो डरते हैं कि पता नहीं क्या साइन करवा लेंगे, ठीक है। तो पीपल इन रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, गिरवी रखने के लिए कुछ सामान नहीं रहता, बोलते कि सर लोन दे दो लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, चाहो तो हमें बिठा लो अपने बैंक में, ठीक है। तो इस तरह से क्या, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। क्लियर हुआ? रूरल पीपल गेट इजी लोन्स फ्रॉम द रिचर हाउसहोल्ड्स थ्रू इनफॉर्मल वेज, ठीक है। रूरल पीपल जो रहते हैं तो गेट इजी लोन्स फ्रॉम रिचर हाउसहोल्ड्स, मतलब क्या, लैंडलॉर्ड वगैरह ऐसे है ना, तो उनके पास जाओगे आप कि भाई साहब पैसे दे दो उधार, तो वो क्या है, वो आपका कोलेटरल नहीं देख रहा है, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवा रहा है, वो आपको लोन तो दे देगा लेकिन क्या होगा, इनफॉर्मल सोर्स है ना, तो वो बैंक से भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। खैर ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको और चीजें समझ में आ जाएगी। तो why do most of the rural households still remain dependent on the informal source of credit? क्योंकि ये सारे कारण होते हैं। इनमें से 3 पॉइंट कोई भी लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स में आंसर लिख के आना है आपको। अब इसी का और वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, व्हाई डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, ठीक है। लैक ऑफ कोलेटरल मतलब क्या है कि कोलेटरल की कमी है, गिरवी रखने के लिए कुछ सामान नहीं है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, सॉरी क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ा जाए, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम। हाँ, तो जो स्व सहायता केंद्र रहते हैं, मतलब जिसमें आप अपनी मदद खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह के जो कह सकते हैं ना छोटे छोटे ग्रुप्स रहते हैं, तो वो बोरोवर्स को मदद कैसे करते हैं, क्यों, क्योंकि बोरोवर्स के पास कोलेटरल नहीं है, मान लो मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ सामान नहीं है लेकिन मुझे लोन चाहिए, तो मैं किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद ले सकता हूं, क्योंकि वो ग्रुप के मेंबर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो दे हैव ट्रस्ट दैट द पर्सन विल रीपे द लोन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल आल्सो। अब बैंक के पास जाओगे ना तो बैंक आपको नहीं जानता है, बैंक तो ये बोलेगा पहले अपना सामान गिरवी रखो कुछ और फिर ही लोन दूंगा मैं आपको, जो भी करना उसके लिए लोन तभी मिलेगा। लेकिन अगर क्या होता है, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाओगे तो वहां पे वो लोग आपको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पैसा लेके भाग जाओगे, बोलते हैं कि इनका घर अपन ने देखा, अपन घर पहुंच जाएंगे, ठीक है, वो वाली चीज रहती है। तो पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। अब क्या है, कोलेटरल ग्रुप जो रहता है, तो क्योंकि आपस में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना, दे आर सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो खुद की मदद खुद ही कर रहे हैं, तो इसके चलते क्या है, इसके चलते जैसे अगर आप देखोगे तो पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, एक बहुत रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर रेगुलर इन देयर सेविंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज मॉनेटरी हेल्प, ठीक है, और क्या है, मॉनेटरी हेल्प मिल जाती है क्योंकि वो सेविंग्स, सभी लोग पैसा जोड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या होता है, क्योंकि एक रेगुलरिटी देखने को मिलती है तो बैंक भी उन्हें लोन दे देती है। तो मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलेटरल टू मीट देयर नीड्स, ठीक है, और यहाँ पे ये ड्यू टू टाइमली रीपेमेंट बैंक्स आल्सो लेंड लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक। तो अब आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में आपको 3 पॉइंट कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखना है इन द सेंस कुछ भी ऐसे उठा के नहीं, कि सबसे पहला ये लिख सकते हो कि पीपल आर नोन टू ईच अदर, एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट का ऑप्शन रहता है, ठीक है, पीपल आर नोन टू ईच अदर, सो इट बिकम्स इजी फॉर द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप टू गिव और टेक लोन इन द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, दैट्स इट, खत्म, आपने बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट लिख दिया है। फिर क्या होता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक रेगुलर बेसिस पे सेविंग को, एक फंड को इकट्ठा करता है, पूल करता है, तो व्हेन द बैंक्स ऑब्जर्व द रेगुलरिटी ड्यू टू द टाइमली रीपेमेंट, ठीक है, बैंक्स कैन आल्सो लेंड देम लोन, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल ways, there are multiple reasons why self help group
are the best, or how self help group helps the borrower to overcome the problem of lack of collateral. Is that clear? समझ में आया? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 की अगर बात करें हम, ठीक है, हमारी गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही है क्या? मतलब ये आंसर ऐसे है कि आपको मार्किंग स्कीम में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way and participated in the non-cooperation movement differently. Justify the statement. Again, बुक से एक स्टेटमेंट उठा दिया और बोल दिया जस्टिफाई करो। तो सही बात है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पढ़ते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो पार्टिसिपेशन था, तो टाउन्स और सिटीज में अलग तरह का पार्टिसिपेशन था, रूरल एरियाज में अलग तरह का पार्टिसिपेशन था। रूरल एरिया में भी दो स्ट्रीम थी, एक तो मेन स्ट्रीम रूरल एरिया, तो अवध किसान सभा और वो वाली पूरी कहानी हो गई, और दूसरा जो एरिया था, दूसरा जो पार्टिसिपेशन था रूरल एरियाज में, किसका? ट्राइबल पीजेंट्स का। तो जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, उन ट्राइबल पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन और अजीबोगरीब था। अजीबोगरीब कैसा था? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मैसेज को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर लिया ना। तो ट्राइबल पीजेंट्स ने कैसे इंटरप्रेट किया कि महात्मा गांधी ने बोला है आजादी चाहिए, तो आजादी तो कैसे भी ले लो, लड़ भिड़ के मार पीट के ले लो, ठीक। तो उस तरह से जैसे आप देखेंगे अलूरी सीताराम राजू वाला एपिसोड लिख सकता है, लिखा जा सकता है। यहां पे ये पॉइंट लिख सकते हो कि उन्होंने मैसेज को डिफरेंटली कैसे इंटरप्रेट किया। तो सबसे पहली चीज तो दे स्टार्टेड मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट मतलब क्या है कि छुप के हमला करना, वायलेंस। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो मैसेज था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उसमें वायलेंस का तो इस्तेमाल करना ही नहीं था ना, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। दे वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहीं ना कहीं क्या था, कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट में था, लेकिन कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब थोड़ी ना उठा के पत्थर मार दोगे, ठीक है। तो वायलेंस में विश्वास नहीं रखना था, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से डिफरेंटली इंटरप्रेट कर लिया। देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड एंड द ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड। मतलब दीज आर दी पॉइंट्स। देखो कभी कभी क्या होता है, आप बोलोगे सर आप तो मार्किंग स्कीम को ही डिनाई करने लगे। डिनाई किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप क्रक्स पकड़ो ना, जो पूछा गया उस पर ध्यान दो, कैसे डिफरेंटली इंटरप्रेट किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट वायलेंस लिख सकते हो, फिर एग्जांपल लिख सकते हो अलूरी सीताराम राजू का, ठीक है। अलूरी सीताराम राजू, जैसे अलूरी सीताराम राजू ही टोल्ड कि महात्मा गांधी इज अ ग्रेट लीडर, लेकिन उन्होंने वहां पे डिसएग्री कैसे किए, उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी का लेकिन जो आइडिया स्वराज का वो बिना वायलेंस के, बिना हथियार के, नॉन वायलेंस से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद में क्या है कि ट्राइबल पीजेंट जो थे, तो रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशंस एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर द अचीविंग स्वराज। क्लियर हुआ? विच वॉज नॉट एट ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसी कारण से आप जैसे देखोगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा था चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद में। ध्यान आ रही है सारी चीजें? तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको मिल जाएगा। 3 पॉइंट बनाना है, कहीं से भी बन सकते हैं, कहीं से भी इन द सेंस उस टॉपिक से ही, ठीक। एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कहां से आया सवाल? सिविक्स पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो अब देखो क्या है, शब्द बदले हैं, सवाल के शब्द बदले हैं, सवाल का एसेंस वही है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है, फंक्शन बताना है आपको। तो एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो क्या है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ठीक है। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री, दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन देम। तो अब आपको क्या करना है, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा इतना एक पॉइंट लिख के आ जाओगे काम नहीं बनेगा। पार्टीज जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये रहा, पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन फ्रॉम द अपोजिशन। तो आपने ये पॉइंट लिख दिया, ठीक है। इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर देना, एक एरो मार के यहां पे लिख देना थोड़ा सा, क्या क्या कि किस तरह से अपोजिशन बनता है। तो द पीपल हु लॉस्ट द इलेक्शन, who lost the elections raise voice, ठीक है, questions the ruling government and in this sense they act as an opposition। समझ में आया? तो आपने पॉइंट को हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर दिया एंड दैट्स इट, उतना काफी है। तो इस तरह से क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो दिस वाज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या है, सेक्शन सी आ गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है, और दोनों में ही इंटरनल चॉइस है। मतलब ये पसंद नहीं आया तो ये कर लो, और ये पसंद नहीं आया तो ये कर लो, इंटरनल चॉइस है। लेकिन करना 2 क्वेश्चन है आपको सेक्शन सी में, 5-5 नंबर के हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। कहां से आया ये, तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। देखो तो आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट। तो अब ये बेसिकली क्वेश्चन ऐसा हो गया ना कि बाउंसर लग के निकल गई है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर जो है ना, तो मैं पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूं, और 3-4 सालों से बच्चों का एक कॉमन डाउट जो देखा है कि सर ये चैप्टर ऐसा है कि ऐसा लगता है सब में एक जैसा आंसर लिख दे। जी हाँ, अब क्या है, यहाँ जो ब्रॉड टॉपिक्स है आपको उसके सारे आंसर लिखना रहेंगे। चलो एक एक से समझते हैं, तो एक एक से समझते हैं। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो एक एक से कैसे समझा जा सकता है,
ऐसे समझा जा सकता है कि डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट, ये वाला सवाल था कि डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इन इटसेल्फ, ठीक है, इज एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो क्या है यहाँ पे पहला, सबसे पहला कि डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, लेजिटिमेट अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। तो जो ब्रॉड हेडिंग्स आपने पढ़ी ना कि इंडिविजुअल डिग्निटी और इक्वालिटी जो उस पर फोकस किया जाता, कहीं ना कहीं होगा ये भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स। जो फंक्शंस आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, पीपल्स ओन गवर्नमेंट, इट इज रन बाय द पीपल। तो क्या है कि आप देख रहे हैं हर चीज जो है वो क्या दर्शा रही है कि डेमोक्रेसी से लोग क्यों खुश है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को स्कोप है, दैट्स इट, ठीक है। और उसी कारण से क्या है कि वो अपने आप में अपने लिए सपोर्ट जनरेट कर रही है, ठीक है। इसका और में क्वेश्चन उसी चैप्टर से आया है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। अब ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं तो साउथ एशिया में आप पॉइंट्स क्या क्या डाल सकते हैं। देखो एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट जाना चाहिए कि साउथ एशिया इज अ डेवलपिंग एरिया, डेवलपिंग रीजन, ठीक है। एंड इन डेवलपिंग रीजन पीपल एस्पायर अलॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब अब लोग बहुत ज्यादा एस्पायर करते हैं तो दिखती बात है कि सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेसी विल आल्सो एनहेंस। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग ज्यादा एस्पायर कर सकते हैं कि है सरकार हमारे लिए करेगी, डिक्टेटरशिप में आपको ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। फिर और क्या पॉइंट लिख सकते हो कि अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, सुर ताल नहीं मिल रहे हैं लेकिन फिलर्स का काम कर सकते हैं ये पॉइंट। बाकी पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है एसेंस तो वहीं से जाना चाहिए, ठीक है। तो साउथ एशिया में क्योंकि डेवलपिंग है, डेवलपिंग रीजन में लोग की एस्पिरेशंस ज्यादा होती है और लोग अपनी ज्यादा एस्पिरेशंस एक डेमोक्रेसी के साथ ही रख सकते हैं, ठीक है। सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है, डाइवर्स एरिया भी है साउथ एशिया वाला रीजन जो है। साउथ एशिया वाला मतलब वो इंडिया, मतलब हमारा इंडिया, बांग्लादेश और ये सारे श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे रीजन्स हैं, ठीक है। और यू हैव seen that most of the countries have a democratic form of government over here, ठीक है। ये कारण, ये सारे आंसर में पॉइंट्स जा सकते हैं आपके। फिर क्या है, फिर जैसे अगला देखोगे आप तो एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कहां से आया ये सवाल, सवाल आइडेंटिफाई कर लो आप तो बस। तो ये सवाल जो आपका आया है ये आया है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आपका ये सवाल आया। देखो 10-10 नंबर चारों ही बुक से आने वाले हैं, ठीक है। तो 5 नंबर सीधे यहाँ पे क्या, 5 नंबर का एक सीधा सवाल आ गया इकोनॉमिक्स से। हम मान के चलेंगे कि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ पैटर्न आएगा। अब वो क्या होता है, जैसे टर्म 1 में भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, तो कभी कभी हादसे हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस क्या होने वाले हैं कि जैसे क्वेश्चन जहां से उठ के आए उसी तरह से आएंगे, ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे ग्लोबलाइजेशन में मदद कर दे रही है। तो कैसे मदद कर रही है, तो इसको आप कनेक्ट करो कि हमने देखा था वाला एग्जांपल, ध्यान है आपको कि वो इंटरनेट से क्या करते हैं, मैगजीन का डिजाइन पहुंचा देते हैं, यहां प्रिंट हो जाती है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो फैसिलिटीज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेलीग्राफ, टेलीफोनिक इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेल्प्स टू कम्युनिकेट इन रिमोट एरियाज। ग्लोबलाइजेशन कैसे, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि यू आर कनेक्टेड। कनेक्टेड कैसे हैं आप, क्या फोन के थ्रू कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी जुड़ सकते हो। अब कनेक्टेड है ना, वी आर कनेक्टेड बाय द हार्ट, दैट इज द डिफरेंट थिंग। उसके अलावा वी आर कनेक्टेड थ्रू द टेक्नोलॉजी, वी आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। क्लियर हुआ? तो यहां पे क्या है कि इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट टू रिमोट एरियाज पे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस मतलब क्या है, टेलीफोन्स वगैरह जैसे हो गया। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, हर जगह कंप्यूटर है और हर जगह कंप्यूटर, इसके लिए हम हर जगह पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन हो गया। 5 पॉइंट आपको लिखना है, नॉट नेसेसरली कि यहां जो लिखे यही 5 लिखना है, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो आप जो रिलेवेंट हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कैसे ग्लोबलाइजेशन में मदद मिल रही है, तो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू रीच टू अ वाइड ऑडियंस। वाइड ऑडियंस कैसे, इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक क्लासरूम में बिठा के इतने सारे बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया जा सके, पढ़ा जा सके, लेकिन हम क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से आज बहुत सारे लोगों से जुड़ चुके हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्या है, जो भी रेलेवेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं कि इससे अलग लिख दिया तो सीबीएसई नंबर काट लेगी, रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर भी बनेगा, आपको बनेगा ना, सिंपल है, देख लो। हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन है, अलग अलग कंट्रीज में कहीं पे कह सकते हैं बॉडी बन रही, कहीं पे असेंबल हो रहा है और बिग कहीं और रहा है, ठीक। ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, ठीक है, वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड आर नेग्लिजिबल एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, बहुत आसानी से चीजें कनेक्ट हो पा रही है। क्लियर हुआ? वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट, वेरी सिंपल, क्लियर।
अब आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन आपके। तो केस बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में पैसेज दिया, क्या पैसेज दिया, ये पूरा का पूरा पैसेज दिया आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से, सत्याग्रह वाले पार्ट से। 4 नंबर के क्वेश्चन है। अब 4 नंबर में क्या पूछा गया, देखो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे बाइफरकेट कर दिया। पैसेज से क्वेश्चन आया है, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्मा। अब आप इसमें ढूंढते रहो नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्मा क्यों कंसिडर किया है, सिर्फ इतना लिखा है नॉन वायलेंस इज सुप्रीम धर्मा। अब ये एनालिटिकल हो गया, आपको खुद लिखना होगा क्यों नॉन वायलेंस को आप एक सुप्रीम धर्मा क्यों मान रहे हैं। देखो इसमें आप कुछ भी अपनी समझ के हिसाब से अच्छा लिख सकते हो अगर आपने समझा है चीजों को। ये सुप्रीम धर्मा इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा क्या चाहिए रहेगी, हिम्मत चाहिए रहेगी, ठीक है। तो वायलेंस करना बहुत आसान है, ठीक है, ब्लेम गेम करना बहुत आसान है, बट यू हैव टू बी साइलेंट एंड वर्क फॉर योर कॉज, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम धर्मा। तो और वो नॉन वायलेंट इंसान कर सकता है, वो एक कह सकते हैं कि जो वन हु बिलीव्स इन द नॉन वायलेंस वही कर सकता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्या है, गांधी जी जो है, तो व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्मा। तो बहुत सारे गांधी जी अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एज अ फिलोसफी and an ideal way of life. According to him, philosophy of non-violence is a weapon of, not a weapon of weak, it is a weapon which can be tried by all. सिर्फ ऐसा नहीं कि कमजोर जो है तो वो चुपचाप बैठा है। सुप्रीम धर्मा इसलिए क्योंकि मजबूत होके भी आपकी मजबूती का कब पता चलता है, पता है कि जब आप मजबूत हो लेकिन तो भी शांत हो, ठीक है, तब आपकी मजबूती का पता लगता है। जब आप बदला लेने में विश्वास नहीं रखते हो, तब जब आप आगे बढ़ते रहने में विश्वास रखते हो, तब आप क्या कर सकते हो कि तब आप कह सकते हैं मजबूत दिखते हो, ना कि आप मारपीट के बदला ले लो तब आप मजबूत दिखते हो। तो ये वीक का वेपन नहीं, इट इज अ वेपन फॉर ऑल, तो इस कारण से उसे सुप्रीम कंसीडर किया है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज रिटन हियर, इफ यू कैन एक्सप्लेन इट इन बेटर वे, दैट विल बी एप्रिशिएटेड बाय द सीबीएसई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का यही है कि सबकी अपनी अपनी समझ हो सकती है, बस समझाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। हाउ वॉज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलोसफी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो जो सत्याग्रही थे उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल को कैसे अडॉप्ट किया। तो सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन on the adversary, ठीक है, he does not seek his destruction in the use of सत्याग्रह there is no ill will। सत्याग्रह का मतलब ये नहीं होता कि हमें किसी से बदला लेना है, हमें उसकी अंतरात्मा को ये चेताना है कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। हम सत्याग्रही जो रहे, ठीक है, जो गांधीयन सत्याग्रह है, तो वो इस फिलॉसफी पर डिपेंड नहीं करता है कि हमें किसी से बदला लेना है फिर कुछ, ठीक है। गांधीयन सत्याग्रह सिंपल सी चीज ये है कि कोई इल विल नहीं होता है मन में, ठीक है, किसी के ऊपर किसी प्रकार का पेन या फिर किसी को एडवर्सली इफेक्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। क्लियर। दी होल इंटेंशन ऑफ द सत्याग्रह क्या है, टू अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है, जो अत्याचार कर रहा है उसको ये एहसास दिला दो कि आप गलत कर रहे हो, बस खत्म बात। क्लियर हुआ। Why was गांधीयन सत्याग्रह considered as a novel way of resisting injustice? गांधीयन वे ऑफ कह सकते हैं, गांधीयन वे जो है, why it is considered as the novel way of resisting injustice? इनजस्टिस को रजिस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्यों माना गया है। अब ये 2 नंबर में पूछा है, तो आपको क्या करना होगा, 2 पॉइंट लिखना होंगे। ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर में थे, 1-1 पॉइंट में काम चल जाएगा हमारा, समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे क्या है, why was गांधीयन सत्याग्रह considered as the novel way to resist injustice? Because वन कुड विन दी बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है, मतलब आपने हथियार उठाया नहीं, उसके पहले ही आप क्या कर रहे हैं, जंग जीत गए। तो ये क्या है, एक बेहतरीन तरीका है ना। फिर क्या है, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, ठीक है, कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट एनी वॉर विद समवन, ठीक है, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू परसुएड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू दैट ही इज रॉन्ग और अ राइट, ठीक है, उस तरह से कंसाइंस को अपील करना है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू परसुएड, मतलब ये वही वाली चीज है कि आपने अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाला, तो आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है। अगला सवाल, जैसे अब ये देखोगे, एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मींस, मतलब ये पैराग्राफ पढ़ लोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब ये कहां से आया है, तो ये कम्युनिकेशन लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वहां से आया है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। तो एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क, इंडियन पोस्टल नेटवर्क का क्या रोल है। तो एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क, तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क की अगर हम बात करें, इंडियन पोस्टल नेटवर्क का क्या रोल रहा, तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क को जैसे अगर आप देखेंगे तो इट कनेक्टेड पीपल ऑल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है, जहां पे किसी सिम का नेटवर्क नहीं पहुंचता है वहां तक इंडियन पोस्टल नेटवर्क पहुंचता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क क्या है कि कनेक्टिविटी डेवलप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। पैराग्राफ पढ़ना और फिर अटेम्प्ट करना, बाकी केस बेस्ड क्वेश्चन जो ऐसे आने वाले हैं तो वो आपको क्या है, नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग पे आपकी डिपेंडेंट होगा कि कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है। तो एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क, इट हैज हेल्प्ड द कंट्री टू एंगेज इन द कम्युनिकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
फैसिलिटीज, स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है, टू द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। ये पॉइंट लिख के आप क्या कर सकते हो, आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। अब इसका बाइफर्केशन कैसा है देखो, तो एक नंबर और 2 नंबर, तो इसको 1 नंबर में एक्सप्लेन करना है, 1 नंबर में, उसको 2 नंबर में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल ये रहा, नहीं अगला सवाल ये रहा, डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की बात आ रही है, मास कम्युनिकेशन क्या है, वो कम्युनिकेशन जो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने में मदद करता है एक साथ में, जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मास कम्युनिकेशन का हो गया। और पर्सनल क्या है कि थ्रू विच यू आर पर्सनली कम्युनिकेटिंग विद समवन, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन सिंपल 1 नंबर में बनेगा। अब अगला क्या है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन, कि अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो ग्रो कैसे करोगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एनी सिचुएशन इज दैट वी शुड कम्युनिकेट, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि कंट्री जो है, तो एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर नेशन। तो कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस ये है कि दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग द टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीफिल्म्स, इंटरनेट। मतलब यहां पे शायद मैं फिर डिसएग्री कर जाऊं मार्किंग स्कीम के साथ, सिंपल सी चीज लिखना है क्या, कि कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स, बिकॉज विदाउट द कम्युनिकेशन वी कैन नॉट ग्रो, ठीक है, वही वाला पॉइंट है। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव कनेक्टेड द वर्ल्ड क्लोजर, सही बात है। इट इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, अगेन दिस इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट, कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस ये कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और नॉलेज है, ठीक है। तो कम्युनिकेट, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो कैसे एक दूसरे को हम आदान प्रदान कर पाएंगे हमारे ज्ञान का, ठीक है। तो आया समझ में ये। अब ये आपके सारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट कंप्लीट हो गए। लास्ट सेक्शन जो है आपका वो कौन सा है, लास्ट सेक्शन जो आपका सैंपल पेपर सॉल्यूशन का लास्ट सेक्शन जो होने वाला है, सेक्शन ई, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो उसमें क्या है, तो 13.1, 13.2, 13.1 में जैसे अगर आप देखोगे तो द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, ए वाला ये हिस्ट्री का हो गया। ये ए यहां पे मार्क करके दिया था मैप में, लेकिन मैप की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट इन पीस टाइप से थी। तो अगर जैसे अगर आप यहां देखोगे ए पॉइंट यहां मार्क किया गया और हिंट क्या दिया गया है, द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। तो ये कौन सी प्लेस है पता है, ये प्लेस है आपकी कौन सी प्लेस है, गोरखपुर चौरी चौरा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, पॉलिटिकल मैप पे आइडेंटिफाई करके लिखना है, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, चौरी चौरा हो गया, चौरी चौरा हो गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, स्टेट तो नहीं पूछा ना, स्टेट नहीं पूछा, तो चौरी चौरा लिख देंगे आप, चौरी चौरा। फिर क्या है, ऑन द सेम मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। अब लोकेट करना है, यहां आइडेंटिफाई कर लिया, यहां लोकेट करना है। क्या है, नामरूप थर्मल पावर प्लांट। नामरूप थर्मल पावर प्लांट कहां है, मैप लिस्ट दी है सीबीएसई ने, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो नामरूप थर्मल पावर प्लांट यहां है आसाम में, ठीक है। तो ये आपने क्या करा, इसमें जो बच्चे गलती कर देते ना, नंबरिंग सही से नहीं करना, तो अच्छे से करना कि आंसर नंबर क्या है आपका, आंसर नंबर जो है 13 का, आंसर नंबर 13 का 13.1 का स्पेसिफिकली लिख देना। 13.1 का ए वाला जो आंसर है वो चौरी चौरा लिख दिया आपने। 13.2 का फर्स्ट वाला लगा रहे हो तो फिर ऐसा लिखना कि 13.2 का फर्स्ट वाला जो है वो आप यहां लगा के आ रहे हैं, ये नामरूप है, ठीक है। लिख भी देना और नामरूप, नामरूप इस तरह से लिख देना, ठीक है। और अगर वहीं पे और वाला कर रहे हो, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में क्या है, नोएडा लगा दिया आपने, तो ऐसे लिख देना 13.2 का और वाला जो है वो हमने लगाया यहाँ पे नोएडा, ठीक है। तो सारी चीजें, अब यहाँ पे तो मैं बहुत गंदा से लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको साफ सुथरा करके आना है, ठीक है। फिर क्या, राजा संसी, ठीक है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम बदल दिया, ठीक है। तो राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां लगाएंगे आप, अमृतसर में, तो यहां पे आप लिख देंगे 13.2 का 2 वाला आंसर जो है राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मार्क कर दिया आपने। तो प्रॉपर मार्किंग करना। मैप वर्क हो गया आपका। अब मैप वर्क जब हो गया तो मैप वर्क होने के साथ में क्या होता है, हमारा सैंपल पेपर सोल्यूशन जो था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गया। अब वो भी कंप्लीट हो गया, उसी के साथ एक चीज क्या कंप्लीट हो गई, हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, मैं जानता हूं। अब देखिए क्या होता है ना, मैं सिर्फ एक टीचर हूं, मैं बेहतरीन अपने बस में जो है वो ये कर सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, ठीक है। मेरे साथ क्या चल रहा है उस चीज से मैं बस ये प्रयास करूंगा कि आपके ऊपर कोई इंफ्लुएंस ना आए। देखो मैं परेशान रहूंगा अपनी परेशानियों से, लेकिन उससे हमें दोनों को कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड। आई हैव टेकन ए डिसीजन एंड आई विश कि आप उन सारे चीजों को समझेंगे, ठीक है, उन सारी चीजों को समझेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो ये है कि सारी चीजें जो ना आपकी टर्म 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन वो हम इसी तरह से करेंगे, उस स्पीड से भागेंगे जिस स्पीड से कोई नहीं भागा होगा, ठीक। हैव अ ट्रस्ट इन मी, ठीक है। तो
टर्म 2 के आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली इसी तरह से हम करने वाले हैं, फुल फ्लेजेड वे में करेंगे, आपको सारे लेक्चर्स भी मिलते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जो एक्सपेक्टेड था कि हमें एक पेपर पैटर्न समझ में जाए, कुछ सॉल्यूशंस मिल जाए, वो मिल गया है। मिलते हैं और इसी तरह से आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।